अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में कि जो रेडिएशंस जो हैं जो कि एमिट आउट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डिके, इन द फॉर्म ऑफ बीटा डिके, इन द फॉर्म ऑफ गामा डिके एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको डिटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, उनकी डिटेक्शन जो है वो कैसे हो सकती है। तो जो रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं या पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं, ये इस किस्म की डिवाइसेस होती हैं कि जिनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है, उनके जो आयनाइजिंग पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये आयनाइजिंग पार्टिकल्स जो हैं ये न्यूक्लियर डिके की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से या पार्टिकल एक्सेलरेटर रिएक्शंस, तो इनकी वजह से जो रेडिएशंस हैं या चार्ज पार्टिकल हैं उनको डिटेक्ट करना। So, in addition to reporting the presence of a particle, detectors can measure its energy and other properties such as momentum, spin, charge, and identify particle type. क्या है कि आप सिर्फ यही देखें कि आप के पार्टिकल की प्रेजेंस को आप बता रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो डिटेक्टर क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंस के साथ साथ ना सिर्फ इनकी प्रेजेंस के बारे में बताते हैं कि पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, बल्कि ये भी बता देते हैं कि उनका चार्ज क्या है, उनका स्पिन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनका मोमेंटम क्या है, और पार्टिकल की टाइप क्या है। तो ये सारी जो है चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिटेक्टर्स आपको बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? वो ऑब्वियसली कोई ना कोई फिनोमिनन्स हैं, वो उसको यूज़ करते होंगे, और उन फिनोमिनन्स के ज़रिए से जो है वो आपको ये बता देते हैं कि इस चार्ज की या इस रेडिएशन की इसकी नेचर क्या है, वगैरह वगैरह। सो अब पार्टिकल जो हैं उनके पार्टिकल डिटेक्टर्स जो हैं उनके न्यूमरस टाइप्स हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसमें आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स होते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स होते हैं, लाइट डिटेक्टर्स हैं या ट्रांजिशन रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है असल में, ये पार्टिकल डिटेक्टेड काम किस तरीके से करते हैं। ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है, और उस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होने की वजह से जब भी चार्ज पार्टिकल जो है किसी मीडियम में से गुजरता है, तो वो कोई गैस, उसके अंदर उस मीडियम में क्या होंगे, गैस पार्टिकल्स होंगे। तो उस गैस पार्टिकल्स के साथ या गैस मॉलिक्यूल्स के साथ साथ जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उन पार्टिकल डिटेक्टर्स क्या करते हैं, उन आयोनाइजेशन को जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं चार्ज पार्टिकल की वजह से, उनको मेजर करते हैं। ठीक है, उनकी मेजरमेंट करते हैं। So the detectors based on the loss of energy caused by ionization of the atoms are called gaseous detectors। तो इस किस्म के डिटेक्टर्स जो हों, जो किस फिनोमेना पे काम करें, जो इस प्रिंसिपल पे काम करें, जो कि लॉस ऑफ द एनर्जी जो है उसको जो है वो मेजर करें, जो कि आयोनाइजेशन की वजह से हो रही है, उनको क्या कहा जाता है, उनको गैशियस डिटेक्टर्स कहा जाता है। जिस तरीके से विल्सन क्लाउड चैम्बर है या जीएम जीजर मदर काउंटर जो है, ये दो डिटेक्टर्स हैं जो कि फेमस हैं। जीएम काउंटर तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी था, और हमने उसमें एक्सपेरिमेंट भी किया था। और जो रेडिएशन है उनको डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, अब आज का चूंकि हमारा टॉपिक है वो क्या है, विल्सन क्लाउड चैम्बर। अच्छा, गैशियस डिटेक्टर जो है वो बड़े ही एक अहम टूल होते हैं, अहम एक जरिया है किस चीज़ का, कि डिटेक्ट किया जाए या एनालाइज किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। तो चूंकि जब आयोनाइजेशन होगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी एनालाइजेशन होती है। सो दे कन्वर्ट द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस बाय अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ गैस इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई है चार्ज पार्टिकल की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो उनको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल्स पोजीशन और ट्रेजेक्ट्री। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ट्रैकिंग डिटेक्टर्स। इनको ट्रैकिंग डिटेक्टर्स भी जो है वो कहा जाता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ टाइप ऑफ ट्रैकिंग डिटेक्टर। ये क्या है, असल में एक ट्रैकिंग डिटेक्टर है। ये क्या करता है, चार्ज पार्टिकल का जो ट्रैक है, जो उसका पाथ है वो, या जो उसका ट्रैक है, उसके जरिए से जो है वो बताता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे इसको देखेंगे तो आपको जो बात जो है वो मजीद वाजे हो जाएगी। तो ये कोई विंसन क्लाउड चैम्बर है, और ये उसकी एक आपको नज़र आ रही है, ये एक फिगर है उसकी, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। और अगर आप इसका देखें स्कीमेटिक डायग्राम, तो वो स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो इस किस्म की होती है। ये ऊपर जो आपको दो सी नज़र आ रहे हैं, ये असल में क्या है, ये कैमरास हैं, और इन कैमरास के ज़रिए से फ़ोटो
फोटोग्राफ जो है वो ली जाती है। ये क्या है, ये जो एल आपको नज़र आ रहा है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, और ये जो है वो एनोड है, और ये दूसरा जो है ये कैथोड है, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि ये गिलास कंटेनर है, और ये पी आपको जो नज़र आ रहा है ये पिस्टन है। ये वुडन ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है। और ये इस पिस्टन को जो है यहाँ पे कोई एयर होगी, और वो ये आप देखेंगे कि ये वॉल्व है, और ये क्या है, ये एक एफ क्या है यहाँ पे, एवोक्यूएटेड वेसल, ये एक एवोक्यूएटेड वेसल है। और ये क्या है, ये एक वॉल्व है। अब होता क्या है इसमें इसमें क्या होता है, इस 28.10 में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये लार्ज सिलेंड्रिकल चैम्बर है ए। ये क्या है, ये एक चैम्बर है ए, ठीक है। इसकी जो वॉल्स हैं और जो सीलिंग है वो किससे बनी हुई होती है, वो ग्लास से बनी हुई होती है, ग्लास से, ठीक है। इट कंटेन्स डस्ट फ्री एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। सैचुरेटेड विद वाटर वेपर का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेपर्स जो होंगे, वेपर्स जो होंगे, जो कि बुखारात हैं, वो आम अगर कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर कोई है, तो उसमें जो वेपर्स की तादाद होती है, तो सेचुरेटेड अगर है, तो सेचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि वेपर्स की तादाद ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो वेपर्स होंगे, ठीक है। पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे पिस्टन है। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको आप इसकी जो वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं, या इसके वॉल्यूम को ज़्यादा कर। पिस्टन अगर आप जो है वो नीचे लेके जाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो पिस्टन है, ये इनसाइड द चैम्बर है। व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन रैपिडली, जब इस पिस्टन को जो है नीचे किया जाता है रैपिडली, बहुत तेज, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द एयर इनसाइड द चैम्बर टेक प्लेस। तो फिर क्या है कि ये जो एयर है इसके अंदर, जो उस वो क्या होती है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है। एडियाबैटिकली एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि रैपिडली जो है वो एक्सपेंड होगी, और उस एक्सपेंशन के नतीजे में जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उस टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ये कोई आप समझ लें कि यहाँ पे ये चूंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो है वो हीट एक्सचेंज जो है वो प्लेस नहीं देता है, डेल्टा क्यू होता है वो जीरो होता है। तो अगर हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं है, हीट एक्सचेंज जो है वो अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फिर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट होगा। तो अगर आप पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, रैपिडली एक्सपेंड करेंगे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा इस एयर। द पिस्टन इज कनेक्टेड टू अ लार्ज एवैक्यूएटेड वेसल एफ थ्रू अ वॉल्व वी। अब ये जो पिस्टन है ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस वेसल के साथ कनेक्टेड है। ये जो आपको इवैक्यूएटेड एक नजर आ रहा है वेसल एफ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये कोई वॉल्व है, ठीक है, ये वॉल्व वी है। अच्छा, अब अगर ये वॉल्व वी जो है इसमें क्या है, व्हेन द वॉल्व इज ओपन, अगर ये वॉल्व ओपन हो, द एयर अंडर द पिस्टन, तो इस पिस्टन के अंडर जो एयर है, इसके नीचे जो एयर है, ये क्या करती है, रशेज इनटू द इवैक्यूएटेड वेसल एफ। जैसे ही आप पिस्टन को नीचे लेके आएंगे, तो इसके यहाँ जो एयर होगी ये क्या होगी, ये नीचे आएगी, और ये इस इवैक्यूएटेड वेसल के अंदर जो कि एफ है, यहाँ पे आके एयर एयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ जमा हो जाएगी। The air under the piston rushes into the evacuated vessel F, thereby causing the piston to drop suddenly. तो इससे क्या होगा, पिस्टन जो है वो सडनली जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और द वुडन ब्लॉक्स, जो ये दो वुडन ब्लॉक्स हैं, एक डब्ल्यू और ये दूसरा डब्ल्यू, रिड्यूस द एयर स्पेस इनसाइड द पिस्टन। ये एयर की स्पेस को क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। वाटर एट द बॉटम ऑफ द apparatus ensures saturation in the chamber। जो बॉटम होता है, वाटर है, अच्छा वाटर भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा अल्कोहल भी यूज होता है। तो वाटर जो है या जो अल्कोहल है जो बॉटम पे, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है सैचुरेशन इन द चैम्बर, सैचुरेशन इन द चैम्बर, जो वेपर की सैचुरेशन सैचुरेशन है उसको इंश्योर करता है। द एक्सपेंशन रेशियो कैन बी एडजस्टेड बाय आल्टरिंग द हाइट ऑफ द पिस्टन। आप जो है हाइट ऑफ द पिस्टन को जो है एडजस्ट करके, आउटर करके, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन रेशो को जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एज सून एज द gas in the expansion chamber is subjected to sudden expansion, the ionizing particles are shot into the chamber। जैसे ही इसमें जो है वो सडन एक्सपेंशन होती है, यानी कि जैसे ही पिस्टन को नीचे ड्रॉप किया जाता है, तो ये एयर जो है इस चैम्बर के अंदर, इस ए चैम्बर के अंदर, ये क्या है, सडनली एक्सपेंड होती है, और इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो बिल्कुल इसी इसी टाइम, इसी लम्हे क्या किया जाता है, चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो इनसाइड
भेजा जाता है। is subjected to certain expansion, the ionizing particles are shot into the chamber through a side window। ये जो साइड विंडो है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है वो जो आयोनाइजिंग पार्टिकल्स हैं उनको अंदर जो है वो शॉर्ट किया जाता है, अंदर जो है वो भेजा जाता है थ्रू अ साइड विंडो। अच्छा, a large number of extremely fine droplets are formed on all ions produced by the ionizing particles। अब चूंकि यहाँ पे वेपर्स तो हैं, ये वेपर्स जो है ये क्या होते हैं कि जैसे ही इन आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को अंदर भेजा जाता है, अंदर जाते हैं, और इसमें जो गैस पार्टिकल्स हैं या एयर पार्टिकल्स हैं उनको जब ये आयोनाइज करते हैं तो वो क्या होता है, उससे वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कंडेंस होते हैं और फिर यहाँ से जो है ये कि लाइट है, इस लाइट को यहाँ पे जब शाइन करवाया जाता है तो आप देखते हैं कि ये जो लाइट जैसे ही इसके ऊपर पड़ती है तो एक ट्रैक जो है आयोनाइजिंग पार्टिकल्स का वो आपको नजर आता है। ठीक है, देखें ना, यहाँ से आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को जब अंदर शॉर्ट करवाया गया है तो अंदर जो इस चैम्बर ए चैम्बर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। ठीक है, जब उनको आयोनाइज करेगा तो आयोनाइज करने का मतलब क्या है, फिर आयंस में जैसे गैस मॉलिक्यूल हैं वो एक न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि आयोनाइजिंग पार्टिकल जब इन गैस मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे तो उस सूरत में उन गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को जो है एटम से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जब वो एटम से अलहदा हो जाएंगे तो एटम जो है वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकते नहीं है, ये जो आयोनाइजिंग पार्टिकल्स हैं ये एक आयोनाइजेशन नहीं होती है बल्कि ये आयोनाइजेशन होती ही रहती है, होती रही ये। ठीक है, और जैसे जैसे ये आगे जाते रहेंगे आयोनाइजिंग पार्टिकल्स ये आयोनाइजेशन करते रहेंगे, और जो है उससे फिर क्या होगा कि जब आप इस पे लाइट को शाइन करवाएंगे, ये दूसरी विंडो से यहाँ से इधर से जब आप इसके ऊपर लाइट शाइन करवाएंगे तो आपको जो आयनाइजेशन पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो विजिबल होता है तो यहाँ पे ऊपर जो कैमरा होते हैं, ये कैमरा क्या करते हैं, उसकी जो है वो फोटो, उसकी फोटोग्राफ जो है वो उसकी ले लेते हैं। और ये जो तीनों चारों प्रोसेस आप देख रहे हैं कि पिस्टन का नीचे जाना, आयोनाइजेशन पार्टिकल का अंदर जाना, और फिर जो है वो उनका आयोनाइज करना, फिर लाइट जो है इसके ऊपर शाइन करवाना, और फिर कैमरे से उसकी तस्वीर लेना, ये बहुत ही रैपिड एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ जो है ये सारा काम होता है। विद इन, आप समझ लीजिए, विद इन मिली सेकेंड्स और विद इन माइक्रो सेकेंड जो है ये काम किया जाता है। और जो है इस इससे क्या होता है, इससे तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, इससे आपको जो है वो ट्रेजेक्ट्री आयोनाइजेशन पार्टिकल की पता लग जाती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन जो पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री अगर आपको पता चल जाए तो उसकी ट्रेजेक्ट्री से आप ये बता सकते हैं कि आयोनाइजेशन पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल ये कौन से हैं, इधर ये अल्फा पार्टिकल्स हैं या ये बीटा पार्टिकल्स हैं, क्या ये गैमा रेज हैं या ये कोई और चीज़ हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, या आप इस इनके पाथ के ज़रिए से, ये जो इनकी ट्रेजेक्ट्री है उसके ज़रिए से आप ये बता सकते हैं। So, a large number of extremely fine droplets are formed on all the ions produced by the ionizing particles. These droplets form a track of the moving ionizing particles. At this stage, the expansion chamber is profusely illuminated by a powerful beam of light। ये वही सब कुछ है जो मैंने आपको बता दिया था उर्दू में थोड़ी देर पहले। और ऊपर जो दो कैमरा लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोग्राफ ले लेते हैं, एज शोन इन फिगर 28.10। अच्छा, ये जो अब ये वही बात है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन हुई है यानी पिस्टन नीचे आया, शूटिंग ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल, जो आयोनाइजिंग पार्टिकल को अंदर चैम्बर में भेजा, इल्यूमिनेटिंग द चैम्बर, चैम्बर के ऊपर जो लाइट शाइन करवाई, एंड क्लिकिंग द कैमरा, और कैमरा के जरिए से तस्वीर जो उसकी खींची है आपने, मस्ट ऑल बी कैरिड आउट इन रैपिड सक्सेशन ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेट द सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। ये जो प्रोसेस है ये बहुत तेजी के साथ करना होता है टू गेट द सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। ठीक है, अगर आप जो है वो अ, इसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे जो होने चाहिए, तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपके पास फिर वो नहीं आएंगे। द टाइप ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स ट्रैक इन द क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर के अंदर आप आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी जो ट्रैक है उसके ज़रिए से, उनका जो रास्ता है उसके ज़रिए से। ठीक है, alpha particles, being relatively massive, travel in straight, thick and clearly defined paths। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका जो पाथ होता है, जाहिर है अल्फा पार्टिकल्स भारी पार्टिकल्स हैं,
अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, उसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी हैं एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। तो इनका ये रिलेटिवली मैसिव है, ट्रैवल इन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, थिक होते हैं एंड क्लियरली डिफाइंड पाथ। इसके बरक्स जो बीटा पार्टिकल हैं वो लाइटर हैं, उनका ज़ाहिर है बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से जो है वो 2000 गुना जो है इलेक्ट्रॉन का वजन जो है वो कम होता है, 2000 गुना। तो अगर चार आपके पास है तो आप इसको चार से ज़रब दे दें तो 8000 गुना जो है वो वजन इलेक्ट्रॉन का जो है वो हीलियम या अल्फा पार्टिकल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। सो बीटा पार्टिकल्स बीइंग लाइटर आर इजीली डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इनका बड़ा थिन सा और कर्व पाथ बनते हैं। द क्लाउड चैम्बर हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज पॉजिट्रॉन, मीजॉन एंड मियॉन्स। तो ये क्या है, क्लाउड चैम्बर जो है वो बहुत अहम इसने किरदार अदा किया है पार्टिकल्स की डिस्कवरी में। कौन से पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि पॉजिट्रॉन है जो कि एंटाई इलेक्ट्रॉन है, या मियॉन है, या मीजॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी में इस क्लाउड चैम्बर ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसका मैं अगर आपको यहाँ वो दिखा दूँ। अच्छा, ये एक और फिगर है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, और ये फिगर उसकी निस्बत जो हमारी सिंध की किताब में है इसकी निस्बत ये बड़ी एक आप समझ लें थोड़ी सी सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है। तो स्कीमेटिक डायग्राम जो होती है उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो बड़ी सिंपल सी डायग्राम हो ताकि उसको समझने में आसान, क्योंकि हमारा मकसद समझना है। ठीक है। तो आप स्कीमेटिक डायग्राम भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बना दें तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सिंपल है। इसमें आप देखें वही मूवेबल पिस्टन है। ठीक है। मूवेबल पिस्टन है, ऊपर क्या है, वेपर्स हैं। ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है ये क्या होता है, ये इथेनॉल होता है। इथेनॉल, ये इथेनॉल क्या करता है, ये जो सैचुरेटेड वेपर्स का मतलब क्या है कि वेपर्स की तादाद ज़्यादा हो, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर्स की तादाद एक है, कोई लेट से कोई कोई नंबर है, तो सैचुरेटेड वेपर्स का क्या मतलब होगा कि वेपर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने वेपर्स हैं उसकी निस्बत वेपर्स की तादाद क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं। ठीक है। तो ये सैचुरेटेड वेपर्स के लिए यहाँ पे इस अल्कोहल को या इथेनॉल को या वाटर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें यहाँ से जो है वो रेडिएशंस आई, ये रेडिएशन जो है उनको यहाँ से एंटर करवाया, ये ग्लास विंडो है, ये भी ग्लास विंडो है, ये भी ग्लास विंडो है, ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, ये वेपर्स हैं, ये पिस्टन है। तो पिस्टन जैसे ही नीचे जाएगा तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, इन वेपर्स का जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन होगी, लेकिन कंडेंसेशन जो है वो फ़ौरन नहीं होती। कंडेंसेशन क्या होती है, वो प्रेफर इस चीज़ को करती है कि जब आयोनाइजेशन हो तब कंडेंसेशन, तब उस वक्त जो है वो कंडेंसेशन। तो जैसे ही इन रेडिएशंस को जो है वो अंदर शॉट डाउन करवाया जाता है, पहले पिस्टन को नीचे किया जाता है, पिस्टन नीचे होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये कंडेंस होना चाहता है, लेकिन ये कंडेंस होता नहीं है। ये कंडेंसेशन की प्रोसेस को उस वक्त प्रेफर करता है कि जब आयोनाइजेशन, तो जैसे ही इन रेडिएशंस को अंदर भेजा जाता है तो आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन होती है तो कंडेंसेशन होती है, और उस कंडेंसेशन के ज़रिए से जो वेट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है। तो वो वेट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या है, उनके ऊपर लाइट को इल्यूमिनेट किया करवाया जाता है, लाइट को इसके ऊपर शाइन करवाया जाता है तो वो पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे ही वो पाथ विजिबल होता है तो वो कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली जाती है, और उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि ताकि जो है फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो होने, जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में जो अंदर आइंस बने हुए होते हैं, तो जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जो है फिर ये दोबारा से इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि दोबारा से फिर यही रेडिएशंस को भिजवाएंगे और जो है पिस्टन को नीचे करेंगे, लाइट को शाइन करवाएंगे, अगेन तस्वीर इसकी लेंगे। तो ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल आपको दिखाने थे, जो अल्फा पार्टिकल हैं वो चूंकि हैवी होते हैं तो उनका जो ट्रैक बनता है वो इस किस्म का ट्रैक होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कर्व नज़र नहीं आ रही है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वेल डिफाइंड लाइंस हैं। इसके बरक्स जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनका जो पाथ होता है वो इस किस्म का होता है।
तो अगर आपकी आयनाइजेशन जो पार्टिकल्स हैं या रेडिएशन हैं वो बीटा पार्टिकल हैं, तो उसका ट्रैक जो है वो इस किस्म का बनेगा इस क्लाउड चैम्बर के अंदर। और अगर गैमा रेज है तो उसका जो आप समझ लीजिए जो उसका ट्रैक बनेगा वो इस नौइयत का उसका ट्रैक होगा। सो अल्फा पार्टिकल लीव थिक straight and continuous tracks due to intense ionization produced by them as shown in figure A। फिगर ए में आप देख रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल का ट्रैक है। बीटा पार्टिकल दे फॉर्म थिन एंड डिसकंटिन्यूस। इसमें देखेंगे इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें ये नहीं है कि एक लाइन टूट रही है फिर दोबारा जुड़ रही है फिर टूट रही है। तो इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। एंड डिसकंटिन्यूस ट्रैक्स एक्सटेंड इन एराटिक मैनर, जिगजैग मैनर, शोइंग डिफ्लेक्शंस। इसके बरक्स जो गामा रेज हैं दे लीव नो डेफिनेट ट्रैक, कोई इनका डेफिनेट ट्रैक नहीं है along the path। the length of the track is proportional to the energy of the incident particle। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा इसका ट्रैक की लंबाई होगी। यानी कि ये अगर बहुत छोटी है इसकी लंबाई ट्रैक की, तो इसका मतलब क्या है कि जो गैमा रेज हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम एनर्जी की गैमा रेडिएशन है। और गैमा रेडिएशन जो है अगर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये इनकी लंबाई बढ़ भी सकती है, ठीक है। A high potential difference of the orders of thousands volts between the top and the bottom of the chamber provides an electric field which clears away all the unwanted ions from the chamber to make it ready for next use। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है उसके बाद क्या किया जाता है कि आप देखेंगे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और पोटेंशियल डिफरेंस थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का जो है वो अप्लाई किया जाता है। वो क्यों अप्लाई किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आए, नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आए, और अनवांटेड आयंस जो है वो खत्म हो जाएं। ठीक है, अनवांटेड आयंस जो है जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आप नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसलिए अप्लाई की जाती है क्योंकि उससे क्या है, उससे जो चार्ज पार्टिकल है या रेडिएशंस जो हैं, गैमा रेडिएशंस का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल हैं जैसे कि अल्फा रेडिएशंस हैं या बीटा पार्टिकल हैं, या बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है या बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं जब उनकी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो वो अपना जो पाथ है उसको चेंज करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे रीजन में गुजारा जाता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने पे मजबूर करती है। तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो उस सूरत में आप क्या देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ जाती है। और आप जो है जैसे हमने मुझे याद है वो जो आपको मैंने पढ़ाया था, वो क्या था, जिसमें हमने वो नहीं पढ़ा था कि आई आई मास स्पेक्ट्रोग्राफी। मास स्पेक्ट्रोग्राफी में मैंने आपको क्या बताया था कि आप आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स को जो है आप किस तरीके से जो है अलहदा अलहदा कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का भारी वाला आइसोटोप है, ये लाइटर आइसोटोप है, तो आप उसको कैसे वो करते हैं आइडेंटिफाई? आप मास स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं। आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ उस गैस को जो है वो जो पूरी गैस है उसको उसकी स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं। तो उसमें जो कुछ जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो है जो कर्व बनता है उस रीजन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर, वो मुख्तलिफ होता है। और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कर्वेचर होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो इस कर्व के ज़रिए से, उनके सर्कुलर पाथ के ज़रिए से आप ये बता देते हैं कि ये कौन सा जो है वो पार्टिकल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया जाता है इनसाइड द चैम्बर, जो क्या करती है, बेंड्स करती है जो पाथ, जो चार्ज पार्टिकल का या जो आयोनाइजिंग पार्टिकल है, आयोनाइजेशन पार्टिकल है, उनके पाथ को क्या करती है, बेंड करती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज। ठीक है। तो उससे क्या पता लगता है, उससे आपको चार्ज के बारे में पता लग जाता है कि इसका चार्ज क्या है, उसके मास के बारे में पता लग जाता है इसका मास क्या होगा, एनर्जी के बारे में पता लग जाता है उसकी एनर्जी क्या है। तो इन दिस वे इट हैज़ हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल। तो इस तरीके से जो है वो न्यू पार्टिकल्स की डिस्कवरी में विल्सन क्लाउड चैम्बर ने क्या की है, विल्सन क्लाउड चैम्बर ने जो है वो अपना किरदार अदा किया है। तो ये था विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब इसके कुछ यूजेस हैं।
पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना हो, विल्सन क्लाउड चैम्बर वर हिस्टोरिकली इंस्ट्रूमेंटल in the identification and study of the subatomic particles. By observing the curvature of the particle track in the magnetic field and the nature of the tracks themselves, scientists could identify and classify various particles. ये जो लाइन है यहाँ पे कि कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और नेचर ऑफ द ट्रैक देमसेल्फ, कि ये जो ट्रैक है इनका नेचर क्या है, यानी कि नेचर ऑफ द ट्रैक देमसेल्फ। नेचर ऑफ द ट्रैक का मतलब क्या है कि क्या ट्रैक कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, क्या इसका एराटिक मैनर है या लीनियर वे में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किस तरीके से। तो नेचर ऑफ द ट्रैक के जरिए से भी आप बता देंगे। अगर आपको नेचर ऑफ द ट्रैक अल्फा पार्टिकल वाला नेचर है, जैसे कि बड़ी बोल्ड लाइंस हैं और स्ट्रेट लाइंस हैं और कंटिन्यूटी है उनके अंदर, तो आप कहेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स। अगर डिसकंटिन्यूटी है और एराटिक मैनर में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये बीटा पार्टिकल्स है, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च में भी क्लाउड चैम्बर्स का जो है वो बहुत इस्तेमाल हुआ है। द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तीसरा क्या है, कॉस्मिक रे स्टडीज। विल्सन क्लाउड चैम्बर आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मिक रे रिसर्च। कॉस्मिक रे रिसर्च में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट एनी ट्रैक can detect and track the passage of cosmic rays, which are high energy particles originating from space. Education and outreach, cloud chambers are often used in educational tools as educational tools, या labs में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स की labs में, टीचिंग labs में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जीएम काउंटर का, ये विल्सन क्लाउड चैम्बर का, to help students and the general public visualize the behavior of subatomic particles। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट करके बता दिएगा, तो मैं फिर उसको देख लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।